Hello, today we are starting our subject is रस शास्त्र और we can say the introductory part of रस शास्त्र. रस शास्त्र को समझने के लिए अपन को ये समझना है कि रस शास्त्र यह दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला रस, दूसरा शास्त्र. रस, जब भी रस शास्त्र में रस का वर्णन आए तो हमें अनुक्त एवं विशेषुक्त ग्रहण से रस को पारद ही समझना है. ओके, ठीक है. अब श्लोक में आते हैं. तो रस रत्न समुच्चय ने यह श्लोक दिया है. इस श्लोक के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया है कि हम रस शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में जानते हैं, और रस शास्त्र में किसका प्रैक्टिकल या किसकी प्रायोगिक करते हैं. ठीक है. तो रस शास्त्र में जैसे इंट्रोडक्शन में भी देखा जाए तो क्या पढ़ते हैं? रस, उपरस, साधारण रस, महारस, सुधा वर्ग, सित्ता वर्ग, धातु, उपधातु, विष, उपविष, इन सब का एक एक करके अध्ययन करते हैं. ठीक है. तो इनका अध्ययन करते हैं. और क्या करते हैं? यंत्र को लेके अलग से एक चैप्टर बनाया गया है जहाँ पर यंत्र कैसे होते हैं. ठीक है. यंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, किस कारण में वो उपयोग आते हैं, उसको बताया गया है. पुट के बारे में भी आगे व्याख्या किया गया है कि पुट कितने प्रकार के होते हैं. 3 प्रकार के होते हैं. फिर आगे और व्याख्या किया गया है इसके बाद उपक्रमण कि कितने प्रकार के उपक्रमण होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और इनकी रचना. ठीक है. आगे पारद के संस्कारों का भी वर्णन किया गया है. तो पारद में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 8 महासंस्कार होते हैं. ठीक है. और धातु की शुद्धि, धातु का शुद्धि भी किया जाता है. तो उसके लिए अपन परिभाषा प्रकरण जब पढ़ेंगे तो वहाँ आवाप, निर्वाप, इन सब का सत्व, द्रुति, मारण, भस्मीकरण, अमृतीकरण, इन सब की संपूर्ण व्याख्या करेंगे. तो श्लोक ये है कि रसो उपरस लोहानी यंत्राणी कारणानि च शुद्ध आपने अर्थ लोहानम तंत्रादि कारणानि च शुद्धम सप्त ध्रुति भस्मीकारणम च प्रवक्ष्येत. तो इसका अर्थ भी ऐसा है, जिस शास्त्र के अंतर्गत रस, उपरस, धातु आदि पदार्थों का विस्तृत पूर्वक वर्णन मिले, यंत्र, पुट आदि उपक्रमों की रचना, पारद के संस्कार तथा धातु की शुद्धि, सत्व, द्रुति और भस्मीकरण इत्यादि का सविस्तृत वर्णन मिले, उससे रस शास्त्र कहते हैं. अब कभी भी एग्जाम में आता है कोई क्वेश्चन तो उसको लिखने का एक तरीका होता है. टू द वेरी फर्स्ट अपन उसके स्टार्ट करते हैं निरुक्ति से और एंड करते हैं उसकी उपयोगिता या उसकी महत्व तक. ठीक है. तो यहाँ चालू अपन रस शास्त्र को चालू किए हैं तो रस शास्त्र को चालू करेंगे तो निरुक्ति से. कोई जगह व्युत्पत्ति को भी यूज़ किया गया है. तो निरुक्ति व्युत्पत्ति के बीच में अंतर यही होता है कि निरुक्ति मतलब हाउ दिस वर्ड इज डिराइव्ड, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि हाउ दिस वर्ड इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कि कौन से धातु में कब किसका प्रत्यय हुआ या जोड़ने से वह शब्द बना है कि नहीं बना, ये व्युत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं. तो व्युत्पत्ति इज द ग्रामेटिकली करेक्ट या ग्रामेटिकली हाउ दिस वर्ड इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और निरुक्ति मतलब हाउ दिस वर्ड इज डिराइव्ड. ठीक है. तो यहाँ पर डिराइव श्लोक आता है एक रस रत्न समुच्चय का. रसनाथ सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते. तो श्लोक पे ध्यान देंगे. रसनाथ सर्वधातु नाम, जो रसनाथ कर ले किसका? सर्वधातु नाम, सभी धातु का अपने अंदर भक्षण कर ले, ग्रहण कर ले, विलयन कर ले, उसी को पारद कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ रस शब्द यूज किया गया है. तो रस किसका पर्याय है? पारद का पर्याय है. तो रसनाथ सर्वधातु नाम रस इति अभिधीयते. रस इति अभिधीयते मतलब कभी भी हम लोग डेफिनेशन को समझे ना तो आयुर्वेद में डेफिनेशन को समझने के लिए श्लोक पे जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग. मैं खुद भी प्रीफर करता हूँ. इससे होता ये है कि हमें वो श्लोक याद हो जाता है और उससे रिलेटेड जो उसका लिखने वाले डेफिनेशन पॉइंट हैं वो भी याद हो जाते हैं, और एग्जाम टाइम में हमें वो पॉइंट बहुत ईजिली क्लिक करता है. तो श्लोक पे समझेंगे. रसनात् सर्वधातु नाम. ठीक है. रसनात् मतलब खा लेता है. किसको खा लेता है? सर्वधातु नाम, सारे धातुओं को. तो इसे रस कहते हैं. रस इति अभिधीयते मतलब इसीलिए इसे रस की संज्ञा प्राप्त होती है. और इसकी अध्ययन किस में किया जाता है? तो नेक्स्ट लाइन में समझाया गया है किस में किया जाता है. तम अधिकृत्व कृत्वम शास्त्रम रस शास्त्रम. ठीक है. तो रस शास्त्र में रस से पारद का अविष्ट है, पारद को ग्रहण करना चाहिए, और
पारद सभी धातुओं को खा जाता है, अर्थात अपने अंदर भक्षण कर लेता है, विलयन कर लेता है, इसीलिए इसे रस कहते हैं। और जिस शास्त्र में रस का संपूर्ण वर्णन होता है उस शास्त्र को रस शास्त्र कहा जाता है। यद्यपि रस आपने जब फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर से जब पढ़ते हुए आ रहे हैं आयुर्वेद को, तो रस से बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। रस षड रस को ग्रहण करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जगह जल को, निर्यास को। तो अपन को ये सब नहीं समझना है अभी। रस शास्त्र के अंदर रस बोल रहा है तो अपन को क्या समझना है, पारद को ग्रहण करना है। एक छोटी सी वार्तालाप थी शिवजी और पार्वती जी के बीच में। तो शिवजी समझाते हुए बोलते हैं कि व्हाट इज द पारद। तो शिवजी वॉज टेलिंग हर कि मम देहस रसस्य, ये जो पारद है वह मेरे देह का रस है। तो क्या है पारद? एक पौराणिक कथा के अनुसार है ये कि पारद क्या है, रुद्र के शरीर का सार भाग है पारद, उनका सार भाग। तो सार भाग क्या होता है? शुक्र। तो रुद्र का शुक्र भाग ही पारद है और यही सारे दोषों को, सारे रोगों को हरने वाला होता है। तो अब नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो रस औषधि की विशेषता तथा लक्षण। और उसकी विशेषता क्या होती है? कई बार ऐसे होता है हमें श्लोक याद नहीं आते, तो हमें ये याद रखना है कि इस श्लोक में किस किस पॉइंट पे जोर दिया गया है। जैसे कि ये वाला श्लोक है तो इसमें 6 पॉइंटों पे जोर दिया गया है। क्या है वो 6 पॉइंट? अल्प मात्रा में उपयोग की जाने वाली, अल्प मात्रा प्रयोगत्वम, है ना। उसी तरह सेकंड, अरुचि उत्पन्न नहीं करने वाली, तो अरुचि प्रसंगात, ठीक है, जो अरुचि उत्पन्न नहीं करे। पहला पॉइंट जो अल्प मात्रा में उपयोग किया जाए, दूसरा पॉइंट जो अरुचि उत्पन्न नहीं करे। तीसरा, शीघ्र कार्यकारी हो। शीघ्र कार्यकारी होने से क्या हो जाएगा कि वह आरोग्यता को जल्दी ही दूर करेगा। जो हमारे पास आतुर आ रहा है, आतुर की रोग अवस्था को जल्दी मिटा के उसको स्वस्थ की ओर, उसके शरीर को अग्रसर करेगा, उसको बताएगा कि आपका शरीर ये सब पथ्य पालन या पथ्य औषधि जो भी रस शास्त्र में वर्णित है उनका ग्रहण करोगे तो आपकी डिजीज जल्दी क्योर हो जाएंगे। तो अधिक रोगों में कार्यशाली हो, ठीक है। अधिक रोगों में कार्यशाली क्यों कहा गया है? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे पास जो आया उसको एक व्याधि ना होकर बहुत सारी व्याधियों का संगम होता है। तो हमें हर व्याधि को अलग अलग औषधि देने से अच्छा युक्तिपूर्वक वैद्य वही होता है जो अपनी युक्ति लगा के ये सोच पाए कि कौन सी औषधि का चुनाव करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा व्याधियों को ठीक करने में सहायक हो, ठीक है। तो इसलिए आपको युक्ति विज्ञान भी पढ़ाया गया था पदार्थ विज्ञान में, ताकि आप ये समझ पाएँ कि युक्तिपूर्वक वैद्य क्या होता है, और इसी से यहाँ पास उसका प्रैक्टिकल या क्लिनिकल एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। तो अधिक समय तक खराब ना हो, ये औषधि की ड्रॉबैक के लिए अंदर आ जाता है कि अगर वह औषधि जल्दी खराब हो जाती है तो फिर उसका जल्दी मिलना या फिर वह सभी को इजीली अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उसका कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। तो जिसका सवीरता अवधि कंट्रोल वे में हो, है ना, जैसे चूर्ण कल्पना, उनका सवीरता अवधि बहुत कंट्रोल रहता है, मतलब वह कभी खराब नहीं होती, कभी तो नहीं, मतलब उनकी सवीरता अवधि बाकी सब अदर औषधियों से ज़्यादा होती है। ओके, अभी नोट के अंदर आ रहा है कि नोट मतलब एक स्पेशल पॉइंट जैसा कि रस शास्त्र की विशेषता, दैवी चिकित्सा क्या होती है, रस औषधि को क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो जो रस चिकित्सा होती है उसे दैवी चिकित्सा कहा जाता है। दैवी चिकित्सा का कहने का अर्थात यह है कि जिनका ओरिजिन सोर्स अपन को पता ना चले कि वो काम कैसे कर रही हैं, अपन जान नहीं रहे हैं, लेकिन वह काम बहुत कार्यकारी रूप में कर रही हैं। तो वैसे रस शास्त्र में बहुत ज़्यादा औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता। जितनी औषधियों का उपयोग किया जाता है वो हाईली पोटेंट होती हैं, हाईली पोटेंट ड्रग्स होते हैं रस शास्त्र में। तो जैसे आप आगे पढ़ेंगे भी तो उसमें आप जानेंगे कि रस शास्त्र की औषधियों का डोज कितना होता है। मिनिमम टू मिनरल, जनरलाइज बता रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम 1/4 रत्ती होता है, और मैक्स टू मैक्स अगर चले जाएंगे तो 2 रत्ती, इससे ज़्यादा औषधि का डोज नहीं देना है, ठीक है। और 1 रत्ती इज इक्वल्स टू 125 mg। तो इसीलिए कि ये बहुत कम अल्प मात्रा में बहुत ही शीघ्र कार्यकारी होती है, इसीलिए इसे दैवी चिकित्सा कहा गया है। और रस चिकित्सा को सभी चिकित्सकों में श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। और रस औषधि को अन्य औषधियों में
सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अन्य औषधियों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है, तब वह कार्यकारी होती हैं। ज़्यादा मतलब कंपेयर करने से अपन बोल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा मतलब 1-2 किलो नहीं समझना चाहिए। ज़्यादा मतलब रस शास्त्र में जो उपयोग किया जाता है उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है वो, ठीक है। और रस शास्त्र की औषधि कम होती हैं। तो कैसे होती हैं, तो इसको समझते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज फास्टर देन द अदर कास्ट औषधि, ठीक है। या जो रस औषधि है, हेयर द रस औषधि, द मैकेनिज्म ऑफ डूइंग एनी वर्क या एनी मैकेनिज्म इज मच मोर फास्टर देन द कास्ट औषधि, ठीक है। रस शास्त्र का प्रयोजन, किसी भी चीज़ को पढ़ने का प्रयोजन होता है। जैसे आयुर्वेद को जब अपन चालू किए थे तो उसका भी प्रयोजन था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। तो वैसे ही रस शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन सामने है। क्या है प्रयोजन? न च रस शास्त्रम धातुर्वात आदिर्भिमेति मन्यत्वम देह वेद द्वारा मुक्तिरेव परम प्रयोजनत्वम। तो रस शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन 2 है। पहला लोह सिद्धि और दूसरा देह सिद्धि। लोह सिद्धि क्यों बोला गया है? लोह सिद्धि मतलब कि अमूल्य धातु को मूल्यवान धातु में परिवर्तित करना। जैसे कि अपन केमिस्ट्री में भी पढ़े थे 12th क्लास में कि जो हायर मेटल्स होते हैं उनका डीके जब होता है तो वह टूटती हैं, 2 छोटे छोटे एलिमेंट में टूट जाती हैं, ठीक है, और वह कोई एक न्यू एलिमेंट बनाती हैं। तो रस शास्त्र में ये समझने वाली बात है कि रस शास्त्र में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी ये चीज़ रिसर्च किया है। और रस शास्त्र में तो इस चीज़ का बहुत पहले से ही वर्णन किया जा चुका है कि जैसे कि स्वर्ण रजत का निर्माण, कोई भी अन्य धातु होती है उनसे लोहा और चांदी का निर्माण कैसे किया जाता है, उन सब का वर्णन किया गया है। तो हायर मेटल से लोअर मेटल को ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो रस शास्त्र में बहुत पहले ही बताई जा चुकी है। तो ये हमें सोचने वाली बात है कि जो आज की जनरेशन अब पता कर पा रही है, आयुर्वेद ने वह बहुत पहले ही बता चुका है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा अवतरण में, तो ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति, तो ब्रह्मा ने स्मरण किया। तो स्मरण अपन किसको करते हैं? जो हमें पहले से ज्ञान होता है। तो इसका यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी को पहले से ही आयुर्वेद का ज्ञान था, उन्होंने बस स्मरण किया है। हमें कहाँ से पता है? हमें केवल स्मरण जहाँ से किया वहाँ से पता है, उसके पहले का अपन को जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब स्मरण करने से पहले उन्होंने कभी पढ़ा होगा, और कभी पढ़ने से पहले मतलब आयुर्वेद ब्रह्मा जी के पहले से है। तो इसमें बहुत पौराणिक ग्रंथ है, हमें इसकी बहुत कद्र करनी चाहिए। बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक रीज़न के साथ दी गई चीज़ें हैं, और जो आज के ज़माने में रिसर्च करके प्रूफ की जा रही हैं वह अपने शास्त्र में बहुत ही पहले बताया जा चुका है। तो लौह सिद्धि के अंदर ये आ गया। देह सिद्धि के अंदर आता है देह सिद्धि, ठीक है, देह से शरीर। फर्स्ट ईयर में क्रियाशाल में पढ़ा भी होगा, देह वपु सहनम, देह गात्र वपु सहनम, तो वो वाला श्लोक था अमरकोश का। देन फिर उसमें भी एक पर्याय आता है ना देह है, तो वैसे ही है। रोग एवं वृद्धावस्था से मुक्त स्वस्थ शरीर की प्राप्ति कराता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रस एवं रसायन के में अंतर क्या होता है। तो रसनात् सर्वधातुनां रस इति अविधीयते। रस के बारे में अभी अपन लोगों ने पढ़ ही चुका है कि रस को पारद कहते हैं, और जो सभी धातुओं का भक्षण कर लेता है उसे पारद कहते हैं, ठीक है। ये रस है। रसायन क्या होता है? जो जरावस्था एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ है उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। शरीर में प्रशस्त रस रक्त धातु का निर्माण, धातु की शिथिलता को नष्ट करने वाला नूतन धातु का निर्माण एवं पोषण करने में जो औषधि सामर्थ्य होते हैं उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि रस को हम द्रव्य रूप कह सकते हैं, तथा रसायन उसका गुण है, ठीक है। तो रस द्रव्य संस्कारित होने पर रसायन गुण को प्रदान करता है। जैसे कि रस शास्त्र में कोई भी द्रव्य है, उनका अपन लोग ने शोधन किया, निर्वाप किया, आवाप किया, या मूर्छन मारण जारण जो उसमें आयुर्वेद शास्त्र में व्याख्यात
प्रोसेस है, अपन ने उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद उसमें रासायनिक गुण उत्पन्न होगा। तो रस शास्त्र में रासायनिक गुण उत्पन्न होता है।